और मैं बस यही कहूँगा कि जब मैं 2 साल का था, तब मुझे पोलियो हो गया था। मैं राइट लेग में जो है पोलियो हो गया था। और क्योंकि उस समय जो है इतना अवेयरनेस नहीं थी पोलियो के बारे में, तो पोलियो हो गया था। तो आस पड़ोस के लोग जो मिलने आते थे या रिश्तेदार मिलने आते थे, तो वो उनका कहना यही था कि आपके सोने जैसा बच्चा जो है माटी हो गया। देखिए, जब बचपन में जब आप कॉलोनी में रहते हैं, तो कॉलोनी में वहाँ पे हर तरह के बच्चे खेलते हैं। तो मैं लकी था कि मेरा बचपन जो है कॉलोनी में बीता है। आज आप देखोगे तो कॉलोनियों में पार्क तक नहीं के रहते हैं। आप देखोगे तो खेलने के संसाधन नहीं मिलते हैं जल्दी से बच्चों को। और इसमें गौरव खन्ना सर का इतना बड़ा योगदान है। 2015 से आज 2025-26 आ गया है, और करीब 1500 से ज्यादा पदक भारत के लिए अभी तक पैरा बैडमिंटन ने दिए हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ऐसा क्या बदल रहा है जमीनी तौर पे कि पैरा स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं इतना टॉप लेवल पे परफॉर्म करने लगे हैं, तो इसके पीछे की अगर दो तीन कारण आप मुझे बता सकें कि इनका परफॉर्मेंस इतना उभर के आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रखर टॉक स्पोर्ट्स। आई होप आप लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं और इंटरव्यूज मेरे चैनल पे देख रहे हैं, अलग अलग इंटरव्यूज देख रहे हैं। मैंने अभी तक काफी करीबन 10 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए हैं। अलग अलग खेलों के एथलीट्स को मैंने कवर किया है। मैंने इवन नॉट जस्ट एथलीट्स, आई हैव ट्राइड टू कवर people who are working behind the scenes. I have talked to people like Gaurav Nijhawan, who is a strength and conditioning coach, who has worked with Lakshya Sen, one of India's top badminton player. I have also talked to Maninder Pal Singh, who is the Secretary General of Cycling Federation of India. So खिलाड़ियों के साथ साथ मैंने पीपल हु वर्क बिहाइंड द सीन्स, जिनके बारे में हम लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता है, उनके का भी इंटरव्यू लिया है। उन लोगों की भी लाइफ को मैंने अपने पॉडकास्ट चैनल पे दिखाया है, ताकि मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों के बारे में तो जानना चाहिए, पर बदलाव तो तभी आएगा जब हम पीपल बिहाइंड द सीन्स, जब हम उनकी स्टोरी जानेंगे, वो क्या कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। जब हम उनकी स्टोरी जानने लगेंगे, उनका क्या काम होता है, वो कैसे खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, जब हम उनके बारे में पता जब उनके बारे में हम लोगों को ज्यादा अवेयरनेस होगी, और तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये तो हो गई एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं बताना चाहूंगा कि आज आप किसका इंटरव्यू देखने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर को। इनका नाम है अबू हबीदा। ये व्हीलचेयर पे बैठ के बैडमिंटन खेलते हैं। ये लखनऊ से आते हैं और इंडिया के लिए उन्होंने काफी मेडल जीते हैं। वन ऑफ इंडिया मोस्ट डेकोरेटेड पैरा बैडमिंटन प्लेयर। इनको यूपी सरकार की तरफ से लक्ष्मण अवार्ड मिला है। और काफी जोशीले खिलाड़ी हैं, काफी खुल के बात करते हैं और काफी इंस्पिरेशन रहे हैं, काफी इंस्पिरेशनल प्लेयर हैं अपने, क्योंकि इनको 3 साल की एक छोटी उम्र में ही पोलियो हो गया था। बट उन्होंने चीज को कभी उस चीज पोलियो कभी उनके लिए एक अड़चन नहीं बना, कभी पोलियो ने उनकी जिंदगी को डिफाइन नहीं किया। और पोलियो होते हुए भी उन्होंने स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाया और खेलते खेलते आज भारत को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं और काफी मेडल्स जीत चुके हैं। तो काफी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है अबू की। तो मैं चाहता था कि आप लोग भी जाने मेरे चैनल के माध्यम के थ्रू कि अबू की क्या स्टोरी है, और क्या क्या अचीव किया है अबू ने अपनी लाइफ में, अपने करियर में, और क्या मैसेज अबू देना चाहते हैं और लोगों को। इसीलिए मैंने सोचा कि अबू का इंटरव्यू किया जाए। आइए चलते हैं
अबू की तरफ और अबू से बातचीत करते हैं और जानते हैं अबू की क्या स्टोरी है। तो अबू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल रही है। आपने बैडमिंटन खेला है, इंडिया के लिए इतने मेडल्स जीते हैं। सो आपकी जर्नी पूरी जानना चाहूंगा इस बातचीत के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं। सो आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। मैंने पढ़ा है कि आपको बहुत बचपन में ही आपको पोलियो डिटेक्ट हो गया था, उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बढ़िया लगा कि आप जैसे ऐसे अनुभवकर्ता से पॉडकास्ट करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। तो मैं आपके जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी लोग देखने वाले हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं बस यही कहूंगा कि जब मैं 2 साल का था, तब मुझे पोलियो हो गया था। मैं राइट लेग में जो है पोलियो हो गया था। और क्योंकि उस समय जो है इतना अवेयरनेस नहीं थी पोलियो के बारे में, तो पोलियो हो गया था। तो अ, आस पड़ोस के लोग जो मिलने आते थे या रिश्तेदार मिलने आते थे, तो वो उनका कहना यही था कि आपके सोने जैसा बच्चा जो है माटी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सब सुनने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि जब आपका बेटा जब ऐसा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो माँ बाप भी चिंतित हो जाते हैं। माँ बाप भी सोचते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, या मेरा बेटा कैसे रहेगा, क्या करेगा, समाज की मुख्यधारा से कैसे वो जुड़ेगा। तो हम्म। कहीं ना कहीं एक मन में हेजिटेशन थी माता पिता के। लेकिन मैंने अपने जो है माता पिता के सपोर्ट से और अपनी मेहनत से उस हेजिटेशन को दूर किया है। और आज मेरे माता पिता जितना सफल अपने परिवार में मैं हूँ, उतना सफल अभी तक कोई नहीं है। तो ये एक मेरे लिए बेहतर अचीवमेंट है। जो लोग कहते थे कि आपका बेटा क्या सोना था माटी हो गया, वो आज कहते हैं आपका बेटा माटी था सोना हो गया। तो वाह। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है लोगों की तरफ से। तो हम्म। बस मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में हार नहीं मानी, और मेरा खेल करियर भी ऐसे ही चलता रहा। जब हम्म। 4-5 साल का हुआ, तो मैं पेशी कॉलोनी में, मेरे पिताजी यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर हैं। और हमारी जो जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली है हमारी, तो काफी कुछ चीजों से गुजरना पड़ा है। खेलने के इक्विपमेंट नहीं थे, और लोगों से जो मदद मांग के जो है खेलने के संसाधन जुटा पाते थे। तो बैडमिंटन एक बहुत महंगा गेम है। और बैडमिंटन, जब लोग कहते थे कि बैडमिंटन खेल रहे हो, लेकिन इसकी जो चीजें आती हैं, जो इसके इक्विपमेंट आते हैं, वो आप कैसे वहन करोगे। तो कहीं ना कहीं जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप एक अच्छी राह पे निकलते हैं, तो आपकी सारी चीजों को जो है ऊपर वाला ही फुलफिल करता है। तो करता रहता है। अच्छा, तो काफी आपको आपके पोलियो की वजह से आपको काफी कठोर शब्दों को सुनने, आपके माता पिता को काफी कठोर शब्द सुनने को मिले। सोने जैसा बेटा माटी हो गया। तो अब आपके खेल कूद पे आते हैं, तो क्या आपको खेल कूद में की रुचि बचपन से ही थी? खेलने का शौक पहले से ही था? कोई ऐसे खिलाड़ियों को आप देखा करते थे, उनको फॉलो करते थे कि आपको खेल में इतनी रुचि आ गई आपकी? देखिए, जब बचपन में जब आप कॉलोनी में रहते हैं, तो कॉलोनी में वहां पे हर तरह के बच्चे खेलते हैं। तो मैं लकी था कि मेरा बचपन जो है कॉलोनी में बीता है। आज आप देखोगे तो कॉलोनियों में पार्क तक नहीं के रहते हैं। आप देखोगे तो खेलने के संसाधन नहीं मिलते हैं जल्दी से बच्चों को। बच्चों को खेलने के लिए हम लोग पार्क में ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉलोनी में, पेशी कॉलोनी में इतनी सुविधाएं थी, और ऐसे बैडमिंटन के और खेलों के मैदान बने थे। और जब हमारे आस पड़ोस के मोहल्ले के बच्चे जब क्रिकेट खेलते थे, तो उनके साथ भी मैं खेलना चाहता था। लेकिन शुरू शुरू में इतना ही एक डर था कि मतलब बच्चे नौटी होते हैं, तो बच्चे चिढ़ाते बहुत थे
कि अरे यार कैसे भागेगा तू, अरे अरे कैसे चलेगा तू, अरे कैसे भाग रहा है तू, कैसे क्या कर रहा है, अरे इसको तो जल्दी आउट कर। तो ये चीज कहीं ना कहीं वो रहता था कि यार पहले तो शुरू से ही मन में भरा हुआ था कि जो है ऐसा चीजें होंगी और ऐसे लोग बोलेंगे। लेकिन फिर वही बच्चे, जब आप अपना खेल जब देखते हो, मतलब देखने से भी आप सीखते हो, देख कर ही आप सीखते हो। और जब और भी मेहनत करने का भी अच्छा लगता है कि यार मेरे अंदर एक चैलेंज है और मुझे इसको जो है पूरा करना है। भाई मैं कुछ नहीं, भाग नहीं सकता, लेकिन रनर तो ले सकता हूँ ना। मैं एक रनर भी लेता था, मैं रनर लेके, मैं जब देखते थे लोग कि अच्छा खेल रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है और अच्छी चीजें कर रहा है, तो शुरुआत तो क्रिकेट ही से होती है। बच्चा आज का जो होता है वो क्रिकेट ही खेलता है। लेकिन फिर हमारे पेशी में ही बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था, तो बैडमिंटन में मैं मोहल्ले में खेलता था। लेकिन फिर जब मुझे पता चला पैरा खेलों के बारे में, और फिर बैडमिंटन का इतना अवेयरनेस नहीं था शुरू में, तो पैरा खेलों का जैसे एथलेटिक्स होता था और चीजें होती थी, तो उसमें हम लोग जो है जाते थे प्रतिभाग के लिए, वो उसमें देखते थे। फिर जब चीजों को पता चला, फिर हमने फिर प्रॉपर ट्रेनिंग उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने चालू की, जो है हमने जो है फिर उसी हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य स्तरीय लेवल पर हमने जो पदक जीते हैं। फिर कारवां शुरू हुआ इंटरनेशनल का, और फिर कारवां अब चल ही रहा है। हम्म। तो आपकी बातों से समझ में आ रहा है आप क्रिकेट बचपन में खेलते थे, फिर मैंने सुना जी और जी पढ़ा भी है कि आपके और इंटरव्यूज में कि आप एथलेटिक्स में भी आपको रुचि थी। तो फिर जी ये जी। ऐसा क्या पल था कि आपने बैडमिंटन की तरफ आप मुड़ गए और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा? तो क्रिकेट और एथलेटिक्स से बैडमिंटन का सफर कैसे शुरू हुआ? तो काफी तीनों ही काफी अलग खेल हैं। तो बैडमिंटन आपने क्यों सोचा और बैडमिंटन में कैरियर बनाने की सबसे पहले तो बात बता दूं, जैसे क्रिकेट है वो टीम इवेंट है। उसमें आप जो है, जब तक आपके पास 11 खिलाड़ी नहीं होंगे या 6 खिलाड़ी नहीं होंगे या 8 खिलाड़ी नहीं होंगे, तब तक आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप इंडिविजुअल गेम नहीं है क्रिकेट। क्रिकेट अगर कोई कहे इंडिविजुअल गेम है, तो ये बेकार की बात होगी। और जैसे एथलेटिक्स था, एथलेटिक्स में जैसे कि चीजों को समझना पड़ता है, एथलेटिक्स में एक अनुभवी कोच होना चाहिए। जैसे और बैडमिंटन जो है आपका, आप वॉल हिटिंग कर रहे हैं, आपका वॉल ही दोस्त है, वॉल हिटिंग कर ले रहे हैं, कोई आया, कोई और खेलने आया, उसके साथ आप खेल ले रहे हो। तो शुरुआत तो आपने ऐसे की। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी ऐसा गेम आप पकड़ेंगे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो, ये एक नशे के तरीके से होता है। आप इनको छोड़ना भी चाहोगे नहीं छोड़ पाओगे। मैं कह रहा हूं, मैं बैडमिंटन को अपने आप से अलग अब कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है। और जब बैडमिंटन शुरू किया था, तो ऐसे ही मैं मैच खेलने गया था। तो एक जो वहां के खिलाड़ी था ना, होता नहीं है कि मतलब जब आप अच्छा नहीं खेल पाते, तो आपको मतलब टीज कर दे, तो आपको वो चीज कहीं ना कहीं चुप जाती है, मैं आऊंगा करूंगा। तो आज मैंने फिर उसको किया, और फिर जब लोगों ने उसको देखा, तो फिर कहा कि यार तुम कर सकते हो और करो, इसमें मेहनत करो। हम्म। तो आपको याद है, आप मेरे लिए वो पल याद कर सकते हैं फिर से, मेरे दर्शकों को, मेरे श्रोताओं को वो पल याद करवा सकते हैं जब आपने पहली बार इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल स्टेज पे? कौन सा मैच था? आपको अपोनेंट याद है कुछ? क्या स्कोर लाइन थी? कौन सा इवेंट था? कुछ आपको याद है पहली बार जब आपने इंडिया को मेरा रिप्रेजेंट किया मेरा पहला पैरा ही बैडमिंटन? इवेंट जो, जी जी, मेरा जो पहला इवेंट ही था इंटरनेशनल का, वो था सन 2016 में। सन 2016 में मेरा पहला इवेंट था एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि बीजिंग चाइना में आयोजित हुई थी। तो पहला मेरा ये टूर्नामेंट था, और मुझे लकीली मुझे चांस मिल गया, क्योंकि मैं नेशनल वगैरह में मेडल के अच्छा वो था। और ऐसा होता है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो या आपके अंदर अच्छी बेहतर करने की चीजें हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप कर सकते हो, तो आपको एशियन चैंपियनशिप उस समय हमें लकीली मिल गया, और मैं खेलने चला गया। और मैं आपको बता दूं, एक मलेशिया से मेरा क्वार्टर फाइनल मैच था, क्वार्टर फाइनल मलेशिया से, जो कि उस समय वर्ल्ड नंबर 4 और थे वो, मलेशिया के। और उनका नाम था मजलान सैबोन। तो जब उन्होंने मेरा गेम देखा, और मैं
हालांकि वो वर्ल्ड नंबर 4 थे और मैं पहली बार अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था कि मैं पहली बार आया हूं और बैडमिंटन में इंडिविजुअल इंडिविजुअल मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुंच रहा हूं। मेरे यानी कि मैं अब यहां से कुछ कर सकता हूं। और जब पहली बार मैंने वो जर्सी पहनी थी, जब वो लिखा था मेरे नाम के आगे हुबैदा इंडिया, तो एक वो क्षण था, मेरे आंखों से आंसू तक गिर रहे थे कि वो क्षण था कि यार कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा और मैं भारत को एक पहचान दिलाऊंगा कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं ये गर्व की अनुभूति होती है कि आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जब आप मेडल जीतते हो ना, तो जब वो झंडा ऊपर जाता है ना सारे झंडों से ऊपर, तो वो एक क्षण जो है वो खिलाड़ी ही महसूस कर सकता है, और देखने वाले दर्शक और जो खेल से प्रेमी वो देख सकते हैं, और वो ये कहेंगे कि भाई वाह, तुमने कमाल कर दिया। ये ये तो सन 2016 की बात थी, जब आपने पहली बार भारत को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। 2011 में कोई मैच हो रहा था जिसने आपने शायद से खेला या आप देख रहे थे, जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया, वो उस इंसिडेंट के बारे में बताइए। सॉरी, आवाज कट गई थी दो बीच में आपकी। हाँ, हेलो, हाँ भाई। जी 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 जी। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने पूछा, मेरा सवाल था कि सन 2011 में भी चेन्नई में कोई मैच था, हाँ, जिसने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उस मैच का। तो कोई टूर्नामेंट था चेन्नई में, उस टूर्नामेंट के बारे में उस टूर्नामेंट के कुछ मोमेंट्स के बारे में आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ, सन 2011 में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो हम्म। आज के टाइम में रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। एक हम्म। अजय पीएल करके थे, तमिलनाडु के ही थे वो, जहां तक मुझे याद है। वो इतना अच्छा वो टॉस मार रहे थे, इतना अच्छा वो खेल रहे थे कि उनका गेम देखकर, एक प्रमोद भगत थे, प्रमोद भगत भाई, और भी थे अपने जो है इधर उड़ीसा के, और अपने इधर के अमरेन बेहरा जी। उनका गेम मतलब उनकी शॉर्ट टांग थी, और मतलब शॉर्ट लेग था उनका। जब वो नीचे बैठे ऊपर उठते थे, तो मतलब एक अलग ही लेवल का उनका जो है टॉस मारने का और शॉट मारने का एक रिसेप्शन के साथ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि भाई इनका गेम देख के एक मतलब अंदर एक जिज्ञासा जागती थी कि हमें खेलना है। तो आपने जब व्हील चेयर पे बैठ के बैडमिंटन खेलना शुरू किया, लखनऊ से आप आते हैं, लखनऊ में ही आपने लखनऊ के आसपास ही पैरा बैडमिंटन खेलना शुरू किया, तो आप ये बताइए कि शुरुआत के दिनों में क्या क्या चैलेंज, ऐसे कोर्ट्स मिलते थे वहाँ पे आप अपनी व्हील चेयर पे बैठ के खेल सकते थे, और पिछले 10-15 सालों में कैसी चीजें बदली हैं? क्या अब आपको और कोर्ट्स मिलते हैं खेलने के लिए? क्या आपको वैसी सुविधाएं मिलती हैं कि आप आराम से अब अपना खेल परस्यू कर सके? मैं वैसा ये भी बता दूं आपको, सन 2011 से तो मैं खेल रहा था स्टैंडिंग में, लेकिन सन जी। 2015 में मैं व्हीलचेयर पे आ गया। और व्हीलचेयर पे आने के बाद एक मैच चल रहा था चेन्नई में। चेन्नई में हम्म। 2015 में एक मैच चल रहा था जिसमें रिटायर आर्मी के मिस्टर प्रेम कुमार आले, जो कि इस समय मेरे डबल्स पार्टनर हैं, और जो है और रिटायर वो आर्मी के सुरेश कुमार कार्की, ये लोग व्हीलचेयर में खेल रहे थे। जब हेलो। मुझे दूंगा और व्हीलचेयर के मैच से हम्म। कुछ सीखूंगा। तो जब हम्म। मैंने देखा वो चीज को, क्या नाम है, प्रेम आले और सुरेश कारगी का मैच खेल रहे हैं, तो मैंने उनसे फिर बात भी किया बाद में कि सर मुझे भी व्हीलचेयर में जो है कुछ करना है। तो उन्होंने फिर मुझे व्हीलचेयर के बारे में, क्योंकि मैं स्टैंडिंग खेल चुका था, तो मुझे शॉट का तो मुझे सारा मालूम था कि मैं बैठूंगा तो बस मुझे अपनी व्हीलचेयर मूवमेंट में थोड़ा वर्क करना था। तो उन्होंने बहुत गाइड किया, और उन लोगों ने मुझे काफी बताया भी। और भाई वो रिटायर आर्मी के थे, तो आर्मी के लिए तो दिल से रिस्पेक्ट होती है हमेशा जो है। और जो है हमेशा ऐसे व्यक्ति जो देश सेवा भाई करते करते उनको उनका एक्सीडेंट हो गया और वो पैरालाइज हो गए, तो एक बेहतर चीजें बता सकते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज बोली, और उन्होंने बोला तुम भी कर सकते हो, हम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम भी करो, जो कहीं भी आएगा तो हमको बताना, हम बताएंगे तुमको। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमेशा जो हमने किसी से गेन किया है, आज वो खिलाड़ी हमसे गेन कर रहे हैं। हम्म। ओके। तो अब मैं
एक शख्स हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आपके आपके स्पोर्ट्स करियर में। मैं गौरव खन्ना की बात कर रहा हूँ। जी। उन्हीं के एकेडमी में जाके आप खेलते हैं जब आप लखनऊ में रहते हैं। और गौरव खन्ना एक लेजेंड है इंडियन स्पोर्ट्स में। उन्होंने बहुत सारे पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स को ट्रेन किया है। उनके अचीवमेंट्स के लिए उनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। तो उनका क्या योगदान रहा है आपके करियर में? आप उनसे पहली बार कब मिले? कैसे उन्होंने आपको मोटिवेट किया? और उनका क्या रोल रहा है कि आप आज यहाँ तक अपने बैडमिंटन की जर्नी को ला पाए हैं? देखिए, बैडमिंटन 2015 से, मैं आपको बता दूं, बैडमिंटन 2015 से एक अपनी जो है मुकाम बनाने लगा था, लेकिन हम्म। धीरे धीरे, क्योंकि बैडमिंटन ओलंपिक का हिस्सा नहीं था। और सन 2020 में ओलंपिक का हिस्सा बना, 2016 रियो में ओलंपिक का हिस्सा नहीं था, तो ज्यादा उसको पहचान नहीं मिल पाई थी। लेकिन जैसे ही ओलंपिक में आया 2020 के, तो जो जन सैलाब बैडमिंटन तब बढ़ा था, तो वो जन सैलाब को लाने वाले वो मिस्टर गौरव खन्ना सर हैं, जो हमारे हेड कोच हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी है, पद्मश्री अवार्डी हैं। और पहले बैडमिंटन में इतने स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं होते थे, मिलते नहीं थे, क्योंकि ओलंपिक इवेंट नहीं था, तो बैडमिंटन पूछता भी नहीं था। तो सर ने बहुत एफर्ट डाला। मैं लकी हूँ कि मैं लखनऊ का हूँ, और सर के गाइडेंस में मैंने बैडमिंटन को अपने निखारा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है, और जो है क्या जितने भी लोग हैं या क्या है क्या नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि बैडमिंटन का जो योगदान सर ने दिया है, वो कोई भी नहीं दे सकता। वो भी एक डेडिकेटेड बैडमिंटन कोर्ट लखनऊ में बनाया है, जो कि पैरा के लिए है। और वहां पे ऑल ओवर राज्यों से लोग आके वहां पर रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। और इसमें गौरव खन्ना सर का इतना बड़ा योगदान है, 2015 से आज 2025-26 आ गया है, और करीब 1500 से ज्यादा पदक भारत के लिए अभी तक पैरा बैडमिंटन ने दिए हैं, जो कि अपने आप में अच्छा। बहुत बड़ा इतिहास है। हम्म। तो आप उस एकेडमी के बारे में मेरे दर्शकों को बता सकते हैं जिस एकेडमी में आप प्रैक्टिस करते हैं, जो गौरव खन्ना सर ने बनाई है? वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज हैं पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए जो आपको मदद करती हैं कि आप अपनी खेल को सुधार सकें? कौन कौन और कोचेस हैं जो आपको हेल्प करते हैं? क्या किस तरह की फैसिलिटीज हैं? क्या वो कैसे वो एकेडमी है? क्या क्या वहाँ पे आप लोगों को मिलता है? तो उस बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए। प्रखर भाई, मैं आपको ये बता दूं, जो एकेडमी है वो जी। केवल बैडमिंटन के लिए नहीं है, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। उसमें अच्छा। टेबल टेनिस भी है, उसमें टेबल हम्म। टेनिस भी है, उसमें 10 मीटर की शूटिंग रेंज है, और हम्म। उसमें जुम्बा भी है। उसमें आपका जो है स्विमिंग पूल भी है, आपका बना हुआ है। हालांकि स्विमिंग पूल इतनी मात्रा में बड़ा नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी उसमें अपनी, मतलब जो है, अपनी जो है ट्रेनिंग कर सकता है अपनी, अगर स्विमर है तो। और क्या सबसे बड़ी बात, सारी फैसिलिटी, जैसे कि सर के यहाँ पे जिम भी है, और अपने सोना बाथ सुना होगा, स्टीम बाथ सुना होगा, और जो है, जो खिलाड़ियों की नीड होती है, और फिजियोथेरेपिस्ट रूम है, और एक्सपर्ट एक्सपर्ट फिजियो है, ट्रेनर है। तो ये बहुत बड़ा, एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है कि एक जो कोच है अपने खिलाड़ियों के बारे में कितना सोचता है, अपने देश के बारे में कितना सोचता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है ये, कि किस तरीके से बिना सरकार के सपोर्ट के आप भी अगर करने पे आ जाए तो कर सकते हैं, और एक बेहतर से बेहतर एकेडमी वगैरह खोल सकते हैं। ऐसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर और एकेडमी से प्लेयर्स को कैसे फायदा होता है? ये एकेडमी तो है, पर इससे खेल कैसे आगे बढ़ते हैं और प्लेयर्स को कैसे फायदा होता है? देखिए, जैसे प्लेयर्स हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैंने हम्म। इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर मैंने जो है अब जो है, मतलब इतने पदक जीते हैं। और शुरू से मैं रहा हूँ यहीं पे, लखनऊ में ही रहा हूँ, और हमने काफी अप एंड डाउन देखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रातों रात एकेडमी बन गई हो। ये हमने जब शुरुआत की थी तो स्पोर्ट्स कॉलेज में हम लोग थे, और वहाँ पे जो कोर्ट था, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत वो खराब कोर्ट था, एक, हाँ था, खेलने लायक था हम लोग के लिए। फिर बाद में हम लोग के जाने
पर ही उसकी मरम्मत हुई और हमारे जाने से ही मतलब जो है उसका चीजें जो है कि सुधार हुई। व्हीलचेयर के लिए व्हीलचेयर असेसेबल नहीं था, वो भी वो किराया भाई कराया स्पोर्ट्स जो भी थे डिपार्टमेंट के लोगों ने कराया उसको। तो कहीं ना कहीं ये मैं बता दूं आपको कि उसके बाद हम लोगों ने बीबीडी हो गए और भी जगह हमने प्रैक्टिस की, और भी जगह जगह पे हम लोग कोर्ट का इंतजार करते थे कि हमें कोर्ट मिलेगा तब हम खेलेंगे, क्योंकि मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स खेलते हैं, उसके बाद जब जगह खाली होगी तब आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो उसके बाद फिर सर ने फिर एक सर का एक विजन था कि अपनी भी एक कोई एकेडमी हो जिसमें जो लोग बाहर से आए अपना रहने का खाने का इंतजाम कर लें, और हम ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। और जो हमारे जो मेंबर्स आएंगे उनसे हम, और जो भी नॉर्मल मेंबर्स आएंगे जो पेमेंट कर सकते हैं, जो मतलब जो है वेल। और अभी भी हमारी एकेडमी में आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों पे जो है वर्क किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल के हैं, 12 साल के, जो पैरा के हैं और जो एबल बॉडी के हैं, वो उनके उनके लिए भी जो चीजें चल रही हैं और प्रैक्टिस वो लोग कर रहे हैं। तो हम्म। ये तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग करना चाहते हैं, वो एक बार आके एकेडमी विजिट करें। और मैं तो कहता हूँ, और जितने भी उसमें हैं ऑफिस के लोग उनसे बात करें, और जो भी रहेगा वो लोग काफी मदद करते हैं। अच्छा, आपकी स्टोरी पे फिर से आना चाहूंगा। आपको यूपी सरकार ने ये लक्ष्मण अवार्ड दिया है, वो आपको किस साल में मिला? और जब आपको ये मिला तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थी? देखिए, एक खिलाड़ी होने के नाते अवार्ड अवार्ड जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके मोराल को हाई करते हैं। तो सन 2021 में ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुझको लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और इसके इसके बाद कोई स्पोर्ट्स अवार्ड नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो वो मुझे सर्वोच्च खेल सम्मान मिला है। और मैं तो काफी लकी महसूस करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में पैदा हुआ हूं, जो कि कितनी जनसंख्या वाला देश है हमारा, के प्रदेश है। और जो है उसमें मैं एक ऐसा पैरा बैडमिंटन का प्लेयर हूं जिसने पहला अपना लक्ष्मण पुरस्कार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और पहला पैरा खिलाड़ी हूं जिनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो पैरा बैडमिंटन में लक्ष्मण पुरस्कार दिया था। अच्छा, तो फिर अब ये बताइए, मैं पिछले कुछ सालों से खेलों के ट्रेंड्स को मैं फॉलो करता हूँ। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि हम हर खेल में उभर के आए, बट मेरे ऑब्जर्वेशन में ये बात जरूर आई है कि जो पैरा स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं, ये काफी उमदा प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे हैं। हम 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स की बात करें तो इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ मेडल जीते। फिर उसी साल हमने भारत में नई दिल्ली में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स हुई थी, उसमें भी इंडिया को बहुत अच्छे मेडल्स मिले। फिर आपने बोला कि बैडमिंटन, जब बैडमिंटन उसमें इंक्लूड हुआ, ओलंपिक्स में इंक्लूड हुआ, उसमें भी इंडिया को मेडल सब रेगुलरली आते हैं। काफी अच्छे पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स इंडिया से उभर के आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ऐसा क्या बदल रहा है जमीनी तौर पे कि पैरा स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं इतना टॉप लेवल पे परफॉर्म करने लगे हैं, तो इसके पीछे की अगर दो तीन कारण आप मुझे बता सके कि इनका परफॉर्मेंस इतना उभर के आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो समय समय पे जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, और एक और भी चीज है कि पहले स्पॉन्सर नहीं थे। अब स्पॉन्सर ने पैरा खेलों में भी स्पॉन्सरशिप देने की रुचि बना ली है। आप अगर बेहतर खेल रहे हैं तो आपके लिए स्पॉन्सरशिप व्यवस्था की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, अगर स्पॉन्सरशिप ना हो तो पैरा खेल खेल नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी खेल हो। और पैरा खेलों का मतलब, जो पहले हम लोग बस खेलते थे, हमारे पास फिजियो नहीं थे, हमारे पास फिजिकल ट्रेनर नहीं थे, बस हम जाते हम्म। थे, खेलते थे, खुद से जिम करते थे। तो आज के दौर में जो जो प्रमुख कारण है पैरा खेलों में, जो ऊंचाइयां जो जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं ऊंचाइयां जो है स्पॉन्सर की वजह से है। अगर हम्म। स्पॉन्सर नहीं होंगे तो खेलों में उन्नति नहीं होगी, चाहे सरकार जितनी भी चीजें मुहैया करा ले। और वो आप जान रहे हो, सरकार के पास कोई चीज जाती है तो सीधे तौर पर खिलाड़ियों तक नहीं जाती है,
वो सीधे एसोसिएशन से घूम फिर के जो है, फिर जो बचे कुचेगा जो है, फिर जो है वो आएगा खिलाड़ियों तक। लेकिन एक स्पॉन्सरशिप ऐसी चीज है, वो सीधे खिलाड़ियों तक पहुंचती है, और सीधे खिलाड़ियों की डाइट्स का है और चीजों का है। वो बेहतर तरीके से अपनी चीजों को परफॉर्मेंस करते हैं, चीजें जो बढ़ाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन्होंने खेलों में रुचि दिखाई है, तब जाके खेलों का स्तर जो है ऊंचा हुआ है। हम्म। और जो पहले चीजें जो होती थी, वो हम्म। अब वो चीजें नहीं हो रही हैं खिलाड़ियों के तौर पे। खिलाड़ी के तौर हम्म। पे खिलाड़ियों को चीजों का अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। अगर वो मेडल जीत के आए तो कैश अवार्ड मिल रहे हैं और चीजें मिल रही हैं उनको जो है। हाँ, हम्म। कुछ लोग हैं कि जो खिलाड़ियों के हित में नहीं सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं कि चीजों को घुमा फिरा के कुछ चीजों को करने की वो सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो इस तक ना आ जाए। एक होता है पर्सनल, आपको जो है मतलब चीजों को ना दी जाए जो है। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं खिलाड़ी के तौर पे मैं ये कहूंगा, स्पॉन्सर का बहुत बड़ा रोल है। हम्म। क्योंकि स्पॉन्सर ही होगा तभी आपको जो हम्म। है मतलब खेलने के संसाधन वगैरह आपको आपके पास अच्छा हो जाएगा, इक्विपमेंट वगैरह आपको मिलने लगेंगे, आप टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने लगेंगे। आप फिर सोचेंगे नहीं, आपको फिर सोचना है सिर्फ मेडल सोचना है। जब स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर यही कि सिर्फ ये कहता है कि आप सिर्फ मेडल के बारे में सोचो, बाकी सब हम पे छोड़ दो आप। तो ये हम्म। परफॉर्मेंस बढ़ने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। और जैसे कि ग्वालियर में अभी पैरा खेलों के लिए एकेडमी खुली है, जो कि गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया है। और मैं तो कहूंगा कि वो एकेडमी सिर्फ अकेली नहीं होनी चाहिए, और हम्म। भी जगह जगह अलग अलग राज्यों में पैरा खेलों के लिए हम्म। अलग अलग एकेडमी बननी चाहिए, ताकि हमारा देश चाइना से ऊपर हो। हम ये नहीं हम्म। कहेंगे हमारा देश यूक्रेन से ऊपर हो या इनसे ऊपर हो। अमेरिका चाइना से ऊपर हो मेडल टैली में, हम्म। मेडल टैली में अमेरिका चाइना से ऊपर हो। वही हमें अपने देश में, वो अपने प्रदेश में वही इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि छोटे बच्चों से जो पैरा खेलों में है, जो आना चाहते हैं, मैं देखा हूँ चाइना में भी छोटे बच्चों पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। छोटे बच्चों को शुरू तैयार किया जाता है, उसी माहौल में ढाला जाता है। ऐसा नहीं कि वो घर पे रह के ट्रेनिंग करेंगे। देखिए मैं तो कहता हूँ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ही आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपको सारी चीजें पकी पकाई मिल गई, तो आप उस पकी पकाई चीज का आपको महत्व नहीं रहेगा। अरे आपको, अरे यार ये तो ठीक है, लेकिन आप वही मेहनत करके पाओगे, तब आप हम्म। उस चीज की सफलता का भी आपको मजा आएगा। और आप उस सफलता का हमेशा जो है आप एक वो रहोगे कि हम्म। यार इतनी मेहनत की थी तब जाके ये चीज मिली है, ये मेरे लिए हम्म। बहुत बहुमूल्य है। हम्म। चलिए, आखिरी के दो तीन सवाल पूछना चाहूंगा। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई है जिसके बारे में आपने अपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा है कि वो एशिया और एशियन की टर्मिनोलॉजी की वजह से जो वर्ड्स यूज किए हुए, जो ऑफिशियल सर्कुलर आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे काफी खिलाड़ी अफेक्ट हुए हैं। तो वो क्या ये कंट्रोवर्सी है, और उस वजह से आप और आपके जैसे और जो खिलाड़ी हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए मैं तो बस यही कहूंगा जो कंट्रोवर्सी, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये बस यही हम्म। चीज है कि मतलब खिलाड़ियों के हित के बारे में अगर आप सोचोगे। देखिए एशिया और एशियन दोनों, एशिया ही महाद्वीप है। कोई हम्म। एशियन अगर मान लीजिए टूर्नामेंट वाला अगर कोई करा रहा है, या बीडब्ल्यूएफ करा रही है, या एशिया बैडमिंटन करा रहा है, बैडमिंटन एशिया करा रहा है, तो वो एबल बॉडी में भी यही चीज किया है, यही चीज हम्म। पैरा बॉडी में भी किया है। तो आप ये एशिया और एशियन, ये 4 साल में एक बार होता है टूर्नामेंट। भाई है तो एशिया महाद्वीप ना, हम्म। ऐसा तो नहीं कि वो यूरोपियन महाद्वीप हो जाएगा। अगर हम्म। आप इस बिहाफ पे मौखिक रूप से बोला है, कोई लिखित में नहीं दिया, और लिखित में अगर हम्म। दिए होते तो आज हमारे साथ मीडिया भी खड़ी होती। तो मैं तो जरूर बोलूंगा आपके माध्यम से, मुझे लिखित में अगर कुछ भी ऐसा मिलता है तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। मैं देखिए, अगर मैं सही हूं तो मुझे कोई भी दबा नहीं पाएगा। अगर मैं गलत हूं मैं खुद कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई चलो ठीक है भाई। लेकिन नॉर्म्स में आप बता रहे हो कि एशियन लिखा है या एशिया, भाई बनाया नॉर्म्स तो आप ही ने है ना, भाई इंप्लीमेंट करने वाले आप ही लोग हो।
तो एशिया और एशियन का डिफरेंस अगर आप हमें बता के हमारा अगर आप कैश अवार्ड नहीं दोगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा, मैं भी हाई अथॉरिटी के पास जाऊंगा। मैं अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी सलाह भी लूंगा मैं। और हमें फिर जो है एशिया और एशियन का डिफरेंस हमें फिर कानून द्वारा समझाया जाए, या हाई कोर्ट समझाए, या कोई भी हमें कोर्ट के माध्यम समझाया जाए कि एशियन और एशिया का जो महाद्वीप है, जो एशिया महाद्वीप है या एशियन महाद्वीप है, या डिफरेंट डिफरेंट महाद्वीप है क्या। अगर डिफरेंट डिफरेंट महाद्वीप है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एशिया और एशियन दोनों एक ही महाद्वीप है, ये समझने वाली बात है। जो लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में या कुछ ऐसे बैठे हैं, उनको भी लॉजिक लेके चीजें करना चाहिए कि हमारे इसमें ये लिखा है, हमारे इसमें ये लिखा है। अरे है तो एशियाई महाद्वीप ना, 4 साल में एक बार होती है, ये भी तो है ना। आपने बोला 4 साल वाला, 4 साल वाला है ना ये। तो ये एक चीजों को घुमाने का तरीका है। खिलाड़ियों को, हमारे साथ जितने भी खिलाड़ी हैं, जैसे मैं ही एक मेडल विनर हूं उत्तर प्रदेश का, हम्म। और वो पहला ऐसा मेडल है हमारा जो है, जो कि भारत में आया है। एशिया महाद्वीप में पहली बार कांस्य पदक विजेता मैं ही हूं। और हमारे साथ जो प्रतिभाग किए थे 8 खिलाड़ी, वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि उनको भी पार्टिसिपेशन का, अगर अबू भाई को अगर कैश अवार्ड मिलता है मेडल विनर का, और हमको मिलता है प्रतिभाग का, तो हमारे पास एक इनफ राशि हो जाएगी अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए। हम्म। आप समझा। देखिए कितने खिलाड़ियों के पास स्पॉन्सर नहीं है, वही हम्म। कैश अवार्ड से ही वो सोचते हैं कि हम आज ये इक्विपमेंट ले लेंगे, आज ये ले लेंगे, आज वो ले लेंगे। तो कहीं ना हम्म। कहीं चीजों को समझना होगा सरकार को। और सरकार सपोर्ट कर रही है, करे, लेकिन हम्म। ऐसे ना करे, खिलाड़ियों को हम्म। गुमराह ना करे कि एशिया और हम्म। एशियन जो है ये है। अरे है तो 4 साल का इवेंट ना, है तो महाद्वीप, एशिया हम्म। महाद्वीप ना। आपने अगर एशिया और एशियन का महाद्वीप क्या है, आप उसको डिफरेंस कीजिए। आप बताइए उसमें क्या चीज है। चलिए, तो आखिरी यही के है। दो सब। और जी हम्म। समझा। जी जी और मैं जी जी चाहता जी हूं कि ये जो है, ये जल्दी से सुलझ जाए, और जो कैश प्राइज जो खिलाड़ियों को जो नहीं मिल पाया है इस छोटी सी डिफरेंस के वजह से, वो सुलझ जाए। और जैसे आपने बोला, कैश प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है काफी खिलाड़ियों के लिए जिनके पास स्पॉन्सर नहीं होते, उनको कैश प्राइस से फिर उन्हीं को वो भरोसा मिलता है कि वो आगे बढ़ सकें, उसी कैश प्राइस को वो अपने जी जी जी। कैरियर में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, ये अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि समाज में किन बदलावों किस तरह के बदलाव आने चाहिए कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनको, एक हमारा समाज ज्यादा इंक्लूसिव हो जाए, एक बेहतर समाज बन सके पीपल विद क्या बदलाव की जरूरत है? देखिए समाज में सबसे बड़े बदलने की जरूरत है। ऐसे जो, मतलब जो खिलाड़ियों को जो सपोर्ट ना करें, ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए। और जो खिलाड़ी, देखिए हम नहीं कहते कि आप हमें दया भाव से देखो। हम हम्म। ये भी नहीं कहते आपसे, आप हमें घृणा भाव से देखो। अगर आप हमें दया भाव से नहीं देखते तो आप घृणा भाव से ही मत देखो आप। और बराबर समाज के भाव में, से देखो। हाँ, बराबर के भाव से देखो भाई। जो आप कर सकते हम्म। हो, हम वेल भी एंड कर गुड है, सकते हैं। हम हम्म। भी कर सकते हैं। हम्म। बाकी ये है कि आप लक्ष्य में तेज पहुंच सकते हो, हम तो धीरे पहुंचेंगे। भाई एबल बॉडी में हो चाहे पैरा में हो, भाई हर हर खिलाड़ी एक दूसरे की इज्जत करता है। और समाज में जितने भी हैंडीकैप हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक, अपने आप में भगवान ने आपसे कोई चीज छीनी है तो 100 गुण आपको दिए हैं। आज जो मशहूर वैज्ञानिक थे, जो जिनका निधन हो गया है, वो क्या थे वो, अब देखिए वो भी हैंडीकैप थे, लेकिन लोग जान गए ना कि भाई वैज्ञानिक। तो आप अपने आप को कम मत समझिए। समाज के लोग आपको देखिए, 100 लोग मिलेंगे, 100 में से 50 बेकार होंगे, तो 50 सपोर्ट करने वाले होंगे। उन सपोर्ट करने वालों के साथ रहिए। और जो 50 वाले हैं उनको टाटा बाय बाय करिए, भूल उनको जो भूल है। जाइए, और उनसे आगे उनसे बढ़ उनको जाइए। भूल जाइए, उनकी बातों को ज्यादा हाँ। दिल से मत लगाइए। मैं देखता बढ़िया। हूँ कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो विकलांगों का मजाक बनाते हैं। मैं अभी एक रील देख हम्म। रहा था,
तो हालांकि उनको रील को ही मैंने भेजा जो है, मैंने उनकी हम्म। रील पे भी मैंने एक कमेंट करके मैंने उनको पर्सनली भेजा कि भाई इस तरीके की आप हैंडीकैप पे रील बना रहे हो, आप इस तरीके से मत करो कि आप हैंडीकैप का मजाक बना रहे हो। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं इसका बदला आपको देगा वो, हम्म। कहीं ना कहीं इसका सिला मिलेगा आपको। आप ये मत समझो कि आप अजय हो, आप अमर हो, आप हम्म। आपके साथ भी आप भाई उसी के संतान हो भाई, उसी के हम्म। जो है उस पे चल रहे हो आप। तो हम्म। अच्छे कर्म करिए और हम्म। किसी से कोई भी वो मत रखिए। हाँ अबू, अगर मैं पूछूं कि भारत को एक, हाँ सब लोगों की कोशिश हो रही है, स्पॉन्सर्स की कोशिश हो रही है, मीडिया की तरफ से कोशिश हो रही है, खिलाड़ियों भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि भारत एक बड़ा अच्छा एक एक देश उभर के आए, हाँ खेलों में। हाँ हम लोग 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कई बार कई मंचों से कहा है कि हम 2036 के जो ओलंपिक गेम्स हैं, हाँ, उनकी मेजबानी की भारत को। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि किन चीजों में भारत को किस तरफ, किन एंगल्स में भारत को प्रयास करना चाहिए कि भारत एक और बढ़िया एक देश उभर के आए खेलों में, अलग अलग खेलों में। पैरा गेमों में भी तो भारत उभर ही रहा है। हाँ पर और खेलों में अगर भारत को एक बेटर स्पोर्टिंग नेशन बनना है तो भारत को किन चीजों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि भारत में और भी खेल खेले जाएं, भारत और मेडल जीते अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, जैसे एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, ओलंपिक्स में। अभी भी वो कमी दिखती है मुझे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने उन्होंने इस चीज को सोचा कि जो जो टूर्नामेंट वगैरह जो बाहर देशों में हो रहे हैं वो भारत में भी उसका आयोजन हो। तो मैं तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं उनको, और मैं चाहूंगा कि वो सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम नहीं, आने वाले ओलंपिक भी, जैसे कि सुनने में आया था कि जो है 2036 का ओलंपिक भी शायद भारत में ही होगा, जहां तक मैं हम्म। वो करेक्ट होगी नहीं पता नहीं। जी। लेकिन मैं ये समझता हूं अ, कि जो अन्य गेम भी हैं, जैसे कि अन्य चीजों को, जैसे हमें ग्रास रूट पे हमें काम करने की आवश्यकता है। हमें स्कूल कॉलेज में जिस तरीके से हिंदी मैथ इंग्लिश कंपलसरी, उस तरीके से स्पोर्ट्स भी कंपलसरी करना पड़ेगा। चाइना की चाइना को हराने के लिए चाइना की पद्धति से भी आगे हमें सोच को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे चाइना में खेलों को अनिवार्य किया हुआ है, खेलों का भी एक अपना सेशन है। तो कहीं ना कहीं एक पढ़ाई का बोझ भी बच्चों के ऊपर से हल्का होगा, और उनका जो खेलों के अंदर जो रुझान है, जो उनको खेलने की व्यवस्था है, वो स्कूल कॉलेज से अगर मिलनी चालू हो जाएंगी। जैसे कि उनको हम्म। एथलेटिक्स करना है, तो एथलेटिक्स के लिए भी स्कूल कॉलेज में ग्राउंड तो अवेलेबल होते हैं। और हम्म। चाहे वो बैडमिंटन खेलना हो तो भले ही एक एक बैडमिंटन कोर्ट या दो बैडमिंटन कोर्ट हो, आप या इंडोर कोई गेम का ऐसे कुछ बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लगता है कि उनको एक स्कूल कॉलेज लेवल पे इस चीज को चलाना चाहिए। और जो हमारे जो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे जो देसी लोग हैं, जो गांव के हैं, उनके हम्म। लिए वो इतनी मेहनती होते हैं कि उनको अगर आप खेलने को दे दो, खाने का भूल जाते हैं वो। खाना तो वो रोटी और उससे भी चला लेते हैं। तो हम्म। ये मैं समझता हूं कि चीजों को करने के लिए एक ग्रास रूट पे काम करने की आवश्यकता है। एक खिलाड़ी को इस तरीके से पैसा ना दे कि वो मेडल जीत के आए तो पैसा दे दिए, वो उसके स्ट्रगल टाइम पे उसके लिए वो चीजों को मुहैया कराएं, ताकि वो स्ट्रगल देखे। एक बड़ा खिलाड़ी होता है, वो अपने आप को सक्षम बना लेता है, क्योंकि इतना उसको पैसा मिल जाता है, इतना कैश अवार्ड मिल जाता है, इतनी चीजें मिल जाती है। लेकिन जो एक छोटा खिलाड़ी होता है, जो अपने सपने देख ही रहा है अभी, जो जो देख रहा है कि मैं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर भारत को मेडल जिताऊंगा, तो मुझे ये लगता है कि एक छोटी छोटी चीजें जो गवर्नमेंट को एक कर देनी चाहिए। जो अच्छा खिलाड़ी होगा, जो बेहतर खिलाड़ी की रुचि में जा रहा है, जो उसमें जा रहा है, उसके लिए एक ऐसा कुछ किया जाए कि उसको जो है उसके खेलने के उस पर जो है कोई बाधा ना हो। उसके माँ बाप अगर मध्यम वर्ग से हैं तो उसको खेलने के लिए रोके ना, कि जाओ बेटा खेलो, सरकार तो तुम्हें देख ही रही है।
तुम्हारे डाइट का हो गया, तुम्हारे खेलने का हो गया, इक्विपमेंट का हो गया। भाई खिलाड़ी को चाहिए क्या? जो शुरुआत करता है उसे बस इतनी चीजें चाहिए, उसको बहुत ज्यादा अधिक अपेक्षा नहीं है। एक डाइट मनी हो गई, एक जो है स्कूल कॉलेज से अगर चालू होगा ना, तो 101% मैं बता रहा हूं आपको कि भारत को नंबर वन क्या, भारत उससे भी ऊपर बनेगा और मेडल टैली में सबसे ऊपर होगा। बस यही हाँ। मैं कहूंगा आपसे। और स्टेडियम में भी जो खिलाड़ी जो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जो हैंडीकैप है, जो जिन्होंने शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल कोचेस की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि हैंडीकैप का जो कोचेस होगा वो हैंडीकैप की तरह सोचेगा, तो वो उस चीज को करके आया है। वो एक खिलाड़ी बनकर आया है, खेल कर आया है। वो जान रहा है कि अगर मैं इनसे इतनी मेहनत कराऊंगा तो कर ले जाएंगे। एक आम कोच जो होगा वो इतनी वो नहीं समझेगा, वो समझ नहीं पाएगा इसकी दर्द को, इसके भाई इसके यहाँ दर्द है तो भाई वाकई में नहीं कर पाएगा ये। तो चीजें हैं ये हैंडीकैप वाला। कोचेस जो है हैंडीकैप के लिए ही सोचेगा, हैंडीकैप बनाए जो खिलाड़ी बेहतर बनाएगा। तो मैं समझता हूं कि जगह जगह पे इनको जो खिलाड़ी ने जिन्होंने खेल को जो संन्यास ले लिया है या कहीं पे भी हैं, तो उनको बुलाकर एक बेहतर कोचिंग सेंटर वगैरह का भी डेवलपमेंट किया जाए। और एक जब कोचिंग सेंटर जब डेवलप होगा तो कई खिलाड़ी डेवलप होंगे। और उन खिलाड़ियों के लिए भी जिस तरीके से हमारे माध्यमिक शिक्षा जो होते हैं, सरकारी टीचर होते हैं, उस तरीके से सरकारी कोचेस भी हों। और उनका भी कोचेस का ये दायित्व बनता है कि उनके समय समय पर उनका रिव्यू लिया जाए कि उन्होंने अपनी कोचिंग के दौरान उस खिलाड़ी का क्या रहा परफॉर्मेंस, उस स्कूल का क्या रहा परफॉर्मेंस, उसका भी एनालाइज किया जाए, ताकि वो हम्म, बेहतर कोच है कि नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रख दिया परमानेंट आप हैं। नहीं, हम्म, 6 6 महीने के अंतराल पे, साल साल भर के अंतराल पे आपका भी जिस तरीके से खिलाड़ियों का ऑब्जर्वेशन होता है उस तरीके आपका भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ताकि आप जो है एक ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से आप काम कर सकें। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो दो तीन चीजें जी मुझे जी आपके आपका आपने जो जवाब दिया, आपने जो उत्तर दिया, बड़ा अच्छा दिया। तो अगर उसको सम अप करूं तो दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि पहली बात, खेलों को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाना पड़ेगा। खेलों को हमारे स्कूल जी के कॉलेजेस का करिकुलम बनाना पड़ेगा। एक स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड कोचेस की बहुत जरूरत है जो पैरा खिलाड़ियों के जी। साथ खेल सके, उनकी जरूरतों को उनकी जरूरतों समझे। को समझ सके। और एक जी जी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हाँ, कि खिलाड़ी उन स्टेडियम्स का, उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, आपने इसी इंटरव्यू में गौरव खन्ना के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जहाँ पे आप भी प्रैक्टिस करते हैं उसका भी एक एग्जांपल दिया कि ऐसे अगर ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पे खिलाड़ी जाके अपना खेल जी भर के खेल सकते हैं, ताकि अपने खेलों में ऊपर आ सके। अच्छा, नया साल है, नए साल में सब लोग अपने लिए नए गोल्स रखते हैं। 2026 में अबू हबीदा के क्या गोल्स हैं? आप क्या अपने लिए अपने गोल्स रखें, क्या आप अचीव करना चाहते हैं इस साल? जी। देखिए, मेरा तो सबसे बड़ा जो गोल है वो मेरा है, बहरेन में नेक्स्ट मंथ मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है। जी। सबसे पहली बात तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का सूखा खत्म करना चाहता हूं, और मैं उस टूर्नामेंट में मेडल जीतना चाहता हूं। तो मेरा सबसे बड़ा गोल यही है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं पहले मेडल जीतूं। उसके बाद मेरा फिर टारगेट होगा एशियन गेम्स में क्वालिफाई करना, और एशियन गेम्स में क्वालिफाई करके देश को पहला पदक दिलाना। कि अभी तक ना तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स हैं अपने व्हीलचेयर में, और ना ही जो है एशियन गेम्स में है। तो अभी के जो ताजा तरीन जो है उसमें जो है अभी तक इसमें मेडल है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि इस चीजों को सूखा जो है खत्म करना है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उसको मेडल जिताने का एक दायित्व मेरे ऊपर है। और मैं चाहता हूं कि व्हीलचेयर एथलीट के लिए मैं जाते जाते, जब मैं संन्यास लूं, तो जाते जाते मैं जो हूं कुछ खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा गोल सेट कर जाऊं कि वो खिलाड़ी जो है आने वाले समय में व्हीलचेयर एथलीट को भी लोग पूछें और बोले कि हाँ भाई, इस व्हीलचेयर एथलीट भी कुछ करके आए हैं।
बहुत अच्छे आपने अपने लिए गोल रखे हैं, बहुत काफी ऊंचे गोल रखे हैं। और कहते हैं ना, जब तक इंसान ऊंचा सोचता नहीं है तब तक ऊंचा वो प्राप्त नहीं कर पाता। तो आपने काफी अपने लिए ऊंचे गोल्स रखे हैं। और आप मैं जरूर चाहूंगा कि आप, जो पहली बात, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें मेडल्स लाएं और भारत का सूखा जो है वो खत्म करें। और फिर एशियन गेम्स में जो जापान में होने वाले हैं उसमें भी आप क्वालिफाई करके आप जापान जाएं और जापान में भी आप मेडल्स जी लेके जी आए। जी। और आप प्रेरणा का स्रोत बनना चाहते हैं आप आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए। अच्छा, फाइनली, अगर अबू हबीदा को कुछ मैसेज देना होगा, तो आप क्या मैसेज देंगे यंग बॉयज एंड गर्ल्स को जो फिजिकली केपेबल नहीं हो पाए पर स्पोर्ट्स में तभी भी उनकी चाह है, खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं या कोई और स्पोर्ट खेलना चाहते हैं। और जनरली एक समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ पर्सन हु हैज अचीव सो मच ऑफ सक्सेस इन बैडमिंटन, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स इन इंडियन स्पोर्ट्स। सो आप एक मैसेज क्या अगर देना चाहेंगे अबू हबीदा को, अबू अबू सॉरी, अबू हबीदा से की तरफ से एक मैसेज होगा तो क्या होगा? देखिए, मेरा मैसेज भाई यंग यंग यूथ को यही होगा कि आप जो भी आप चीजें करें उस पे आप 100% दो। आप अगर कोई भी खेल खेल रहे हो, आपका अगर टी शर्ट आपकी नहीं भीगी है तो आपने 100% दिया नहीं है। तो टी शर्ट आपकी भीगनी बहुत जरूरी है, वो भी ठंड के टाइम। गर्मी में तो ऐसे भीग जाएगी, लेकिन ठंड के टाइम आपकी टी शर्ट आपकी भीगनी होनी चाहिए। तब आपने अपने गेम में 100% दिया है। और मैं ये नहीं कहता कि आप जो है आप तुरंत आपको सफलता मिल जाएगी। आपको सफलता जो है बहुत धीरे हम्म। धीरे मिलेगी। आप डे बाय डे आप सीखोगे। आप पहले हारोगे, फिर आप सीखोगे। तो मैं यही कहूंगा यंग और यूथ से कि आप अगर पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हो, पढ़ाई करो, मन से करो। कोचिंग कर रहे हो, आप देखो कि कमजोर बच्चे जो होते हैं वो जो है ज्यादा लर्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो अभ्यास करते रहते हैं तो वो चीजों को आसान बना लेते हैं। अभी मैं आपके ही माध्यम से मैं ये बता दूं कि लोग कहते थे कि यार आपको जॉब नहीं है, आप खेल हम्म। रहे हो, बस खेलते रह रहे हो आप। हम्म। तो आप ये स्पोर्ट्स कोटे से जॉब मिल रही है। मैं आपके माध्यम से अपने डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मैं ये वो देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें ऑन ड्यूटी लीव पर छोड़ा है और हम्म। हमें जो है एक ऐसा चीजों को करने के लिए एक हमें प्रेरणा दी है कि आप अपने खेल को आगे बढ़ते रहिए। और मैं बस यही आपके माध्यम से कहूंगा कि आप अपने खेलों को बढ़ाते रहिए और चीजों को करते रहिए। जरूर आप सफलता पाएंगे। इसमें आपका डेडिकेशन कितना है ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत आप डेलिकेट है, तो आप 100% आप अचीव करेंगे। और खेलों के माध्यम से हो, चाहे आप पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे आप किसी फील्ड में जाना चाह रहे हो, लेकिन आप अपने माँ बाप, अपने परिवार का और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी बातों को सुने और अच्छा लगे तो आगे बढ़े। मैं देख रहा हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं और ये मेरी वजह से आए हैं आंसू क्या, ये इसके लिए मैं प्रखर भाई आप मैं हम्म। आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं जो है। नहीं, वो काफी अच्छा मैसेज प्रखर भाई दिया कोई तो, कोई चीज, नहीं, काफी अच्छा मैसेज दिया तो वो कोई सुन के मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। हम्म। नहीं नहीं प्रखर भाई, आप जैसे व्यक्तित्व के साथ बात करके, आप जैसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से, अगर एक भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने सपने को अचीव करता है या वो कुछ अपने देश को कुछ सर्व करता है और हम्म। अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तो मैं समझूंगा ये हमारा पॉडकास्ट बहुत सफल रहा। और मैं यही कहूंगा कि इस पॉडकास्ट के जो है जरिए से किसी की जिंदगी बदल जाए तो एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा फरजान भाई को, आपको और पूरी टीम की, आपको जो है कि आप लोगों ने इस तरीके के प्रोग्राम को आयोजित किया और समय समय पर जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी पॉडकास्ट के माध्यम
माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम हमेशा युवा और यूथ के साथ हमेशा खड़े हैं और खिलाड़ियों के हक के लिए और खिलाड़ियों के जो भी रहेगा उसके लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। और मैं यही कहूंगा कि इसी के माध्यम से मैं आप सबको यही कहूंगा, आप अपने सपनों को जिए और सपनों के लिए हमेशा 100% डेडिकेट रहें और जो है अपने सपने अचीव जरूर करेंगे। हम्म, चलिए और अब। एक लाइन और जो बोलूंगा, एक जी। एक लाइन और बोलूंगा शायरी के माध्यम से, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी लाइन कही, और बहुत ही एक अच्छे मैसेज के साथ आपने ये पॉडकास्ट को खत्म किया है। बहुत ही, मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये इंटरव्यू जितने ज्यादा लोगों के पास जा सके, आपकी आवाज जितने ज्यादा लोगों के पास जा सके, वो पहुंचे। और जैसे आपने कहा, अगर ये पॉडकास्ट सुन के अगर एक बच्चा भी मोटिवेट हो गया और उसने कुछ अपने लाइफ में सफलता पा ली, तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ रही है। तो अबू भाई, थैंक यू सो मच अपनी अपने प्रखर भाई जीवन के बारे में। धन्यवाद जी। धन्यवाद। जी, आपने अपने जीवन के बारे में बताया, आपने अपने स्ट्रगल्स को बताया, आपने अपने कोच के बारे में बताया, कैसे भारत खेल में इम्प्रूव हो सकता है उसके बारे में बताया। काफी एक लंबी बातचीत रही, थैंक यू सो मच। एंड मैं जरूर चाहूंगा कि 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरियां लाता रहे। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का सूखा खत्म करें, एशियन गेम्स में भारत का सूखा करें। और आपको, मेरे में तो अब आपने एक नया फैन आप पा ही लिया है। आपके करियर को मैं अब बहुत और क्लोजली फॉलो करता आऊंगा, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार मोहब्बत के लिए मैं सड़ी रहूंगा और हमेशा जो है हमेशा मैं तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, थैंक यू। ओके, बाय। मेरा इंटरव्यू अबू आबिदा का कैसा लगा आपको? ये इंटरव्यू मुझे जरूर बताइएगा। मैंने कोशिश की कि उनकी लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? जरूर मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़िए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अबू आबिदा को फॉलो करिए उनके इंस्टाग्राम चैनल पे। अगर आप बैडमिंटन में रुचि रखते हैं तो आप उनके करियर को फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं आप को आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज से मिलवाता रहूंगा, और ताकि हम लोग जान सकें कि खेलों में क्या हो रहा है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, किस किस अलग क्या क्या खेल के वो खेलते हैं, और उनकी क्या स्टोरीज हैं, क्या स्ट्रगल्स हैं, ये आपको मैं बताता रहूंगा टाइम टू टाइम अपने पॉडकास्ट के थ्रू। फॉलो मी ऑन माय follow subscribe to my channel Prakhar Talk Sports. Follow me on my Instagram channel. Thank you so much for your continuous love and support, and I really want this channel to grow bigger. So please, uh, let if you are interested in sports, then let your family members and your friends know about this channel. And yes, thank you so much for your constant love and support.